रब्बुल इज़्ज़त के पाक और बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शाम ढल रही थी। अलीना ने हल्के से आयशा के कमरे का दरवाज़ा पुश किया, फिर दबे पाँव अंदर चली आई। सामने ही वो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए रोई जा रही थी। आयशा, बिना उसकी हालत की परवाह किए उसने बहुत अपनाइए से उसे पुकारा, मगर आयशा ने सर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो अब भी वैसे ही लाताल्लुक बैठी रो रही थी। तभी वो उसके करीब आ बैठी। तुम्हें बड़े अब्बू बुला रहे हैं, मुझे नहीं आना। इस बार उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। खूबसूरत गुलाफी आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख हो रही थीं। ऐना बेसाख्ता नज़र चुरा गई। पागलपन का मुजाहरा मत करो आयशा, इस वक्त घर के सब बुजुर्ग बड़े अब्बू के कमरे में बैठे हैं। तुम्हारे इनकार से अब्बू को कितनी सुबकी होगी, ये सोचा है तुमने? और जो मेरे जज्बात की सुबकी हो रही है उसका किसी को कोई ख्याल नहीं। तुम मुझे बताओ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को नहीं चाह सकती? जब मेरा मज़हब मुझे पसंद की इजाज़त देता है तो ये लोग क्यों ज़बरदस्ती कुर्बान कर रहे हैं मुझे? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मिट्टी में दबा देना ही बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना होता है? नहीं, उनकी खुशियाँ, उनके ख्वाब, उनकी ख्वाहिशात, इन सब की पमाली भी इसी ज़िम्रे में आती है। अब वो खुलकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। अलीना ने आहिस्ता से रुख फेर लिया। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, मगर बेहतर होगा कि तुम बड़े अब्बू से खुद जाकर बात करो। ठीक है, अगर तुम सब ने यह तय कर लिया है कि तुम साहिल पर खड़े होकर मेरे डूबने का तमाशा देखोगे तो मैं खुद ही अपने बचाव की तदबीर कर लेती हूँ। कतई गुस्से और तलखी से कहते हुए अगले ही पल वो बेड से उठ खड़ी हुई थी। अलीना बेसाख्ता गहरी सांस भरकर रह गई। कितना खुशहाल और खूबसूरत घराना था उसका, बिल्कुल किसी जन्नत की तरह। मगर अब जैसे उस जन्नत में उसका दम घुटने लगा था। जाने किसकी बदनज़री का शिकार हो गया था ये घर कि आने वाला हर दिन एक नई आजमाइश लिए तुलू होता था। 2 एकड़ पर बने उस शानदार घर में 3 घराने आबाद थे। आज़म साहब, जिनके 3 बेटे थे, रेयान, अजहान और अज़यान। उनकी बेगम आसिया एक साबर शाकर और बेहद मुतहम्मल मजाज खातून थी। आज़म साहब के बाद मरीना बेगम का नंबर आता था, जो शादी के महज 2.5 साल बाद एक अदद बेटे के साथ अपने खावन से झगड़कर भाइयों के पास आ बैठी थी। उन्हें गिला था कि उनके शौहर सिर्फ अपने माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं, उनका नहीं। आज़म साहब और उनके वालिद ने कई बार ये मसला सुलझाने की कोशिश की, मगर बात बन ना सकी, और अब इसी एक मामूली से झगड़े ने मरीना बेगम की ज़िंदगी के 25 सालों को निगल लिया था। मरीना बेगम के बाद मौज़म साहब थे, जिनकी 2 बेटियां थीं, आयशा और अलीना। दोनों बेहद खूबसूरत और ज़हीनो फ़तीन थीं, ताहम दोनों के मिजाज में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। आयशा अगर शोला थी तो अलीना शबनम। आयशा की फितरत में गुस्सा और ज़िद कूट कूट कर भरा हुआ था। किसी भी गलत बात पर कायल करना उसे दूध की नहर खदवाने के मुतरादिफ था। ताहम अलीना सब्र करने वाली सुलझो लड़की थी। दोनों की उम्रों में 1.5 साल का फ़र्क था। दोनों फाइनल ईयर के आखिर में थीं जब आज़म साहब ने अपने बेटे रेयान के लिए उसकी पसंद पर अलीना का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। अलीना अजहान को पसंद करती थी, क्योंकि रेयान की खुश्क मिजाजी उसे कभी भी पसंद नहीं रही थी, मगर इसके बावजूद उसने चुपचाप बड़ों के फैसले पर सर झुका दिया था। शगुफ्ता बेगम, जो मौज़म साहब की ज़ौजा थी, काफ़ी खुश्क और सख्त मिजाज किस्म की खातून थीं। यही वजह थी कि उनकी दोनों बेटियां कभी उनके सामने सर उठाने की जुर्रत न कर सकी थीं। अलीना की शादी को 2 साल होने को आए थे। कुदरत ने उसे शादी के 1 साल बाद बेहद खूबसूरत बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया था, मगर फिर भी उसकी ज़िंदगी तूफ़ान की नज़र हो गई थी। उसका शौहर रेयान बिना किसी की परवाह किए किसी और शादीशुदा लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, और अब हर कीमत पर उससे शादी रचाना चाहता था। अभी ये मसला हल भी ना हुआ था कि आज़म साहब और मौज़म साहब के बेहद करीबी दोस्त अल्लाह साहब ने अजहान के लिए अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। अल्लाह साहब से उनके करीबी मरासम थे। कदम कदम पर उन्होंने उनकी मदद की थी। वो उनके मोहसिन थे, लिहाजा उनसे रिश्तेदारी उन दोनों भाइयों के लिए ही खुशी का बाइस थी। मगर भला हुआ अजहान का कि उसने एन टाइम पर इस रिश्ते के लिए साफ जवाब दे दिया। वो कॉलेज से फ़ारुग हो चुका था और अब इसका इरादा मज़ीद तालीम के लिए बाहर जाने का था। शादी अभी उसके प्रोग्राम में कहीं नहीं थी। लिहाजा कई रोज़ के झगड़ों के बाद बिलाखिर आज़म साहब को हार तस्लीम करना पड़ी कि अपने एक फ़ैसले पर वो पहले ही शर्मिंदा थे। इधर अल्लाह साहब उनकी मजबूरी को समझते हुए बिना किसी बात का बुरा मनाए अपनी बेटी की जगह बेटे का रिश्ता ले आए कि उनका मकसद सिर्फ आपस के रिश्तों को मजबूत करना था, और इस बार दोनों भाइयों ने बिला चूहा चरा ये रिश्ता मंजूर कर लिया। जब ये बात आज़ा तक पहुँची तो उसने तूफ़ान उठा दिया, और अब ये घर उसी तूफ़ान की जद में था। अच्छी तरह सर पर सेट करके वो आज़म साहब के कमरे में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। उसके आहिस्ता से सलाम करने पर सब उसकी तरफ मतवजा हुए थे। वो उनके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। आज़म साहब ने एक नज़र मौज़म साहब और उनकी अहलिया पर डाली, फिर उसकी तरफ मतवजा हुए। आयशा बेटी, इस घर का बड़ा होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आयद होती हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों में एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस घर के बच्चों की शादी ब्याह की है। तुम जानती हो इस वक्त सारा घर रेयान वाले मामले की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए
इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस घर में मज़ीद कोई बदमज़गी हो। अलफ साहब भाई बहुत अच्छे हैं और उनका बेटा भी किसी से कम नहीं, इसीलिए मैंने और मौज़म ने इस रिश्ते की हामी भर ली है। 1 मिनट बड़े अब्बू, आज़म साहब की बात अभी जारी थी कि उसने एकदम से उन्हें टोक दिया। आपने मुझसे पूछे बगैर इस रिश्ते की हामी कैसे भर ली? क्या मैं आपकी औलाद नहीं थी? अलीना की तरह आपने सोचा कि मैं भी चुपचाप आपके फ़ैसले पर सर झुका दूंगी? मगर आई एम सॉरी, मैं अलीना नहीं हूँ। और दूसरी बात, मुझे इसमें ज़रा सा भी शक नहीं कि अलफ साहब अंकल और उनका बेटे अच्छे नहीं हैं। यकीनन वो बहुत अच्छे होंगे, मगर मेरा मसला उनकी अच्छाई या बुराई नहीं है। मेरा मसला उनकी दही ज़िंदगी है। आप जानते हैं मैंने बचपन से अब तक नहायत ही ऐश इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी है। मैं इसी ज़िंदगी की आदी हूँ। मेरी फितरत में थ्रिल है। ये अलग बात है कि महज चंद दिनों के लिए किसी देहात में जाकर रहा जाए, मगर मैं सारी ज़िंदगी वहाँ जानवरों की तरह पूरी उम्र नहीं कर सकती। ज़िंदगी मेरी है, इसे मैंने बसर करना है, मेरे माँ बाप ने नहीं। लिहाजा बेहतर होगा अगर हाँ करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लें, क्योंकि बेटा ना सही मगर बहरहाल मैं भी इसी घर की बेटी हूँ। उसका लहजा कतई बेलचक था। आज़म साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जबकि मौज़म साहब और बाकी लोग जैसे हैरानी से गूंग रह गए थे। वो इतनी बदतमीज़ साबित होगी उनके वहम गुमान में भी नहीं था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते आयज़ा कमरे से निकल चुकी थी। देख लिया मौज़म, हमारी आज की नस्ल हमें बता रही है कि ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। आयज़ा के वहाँ से जाने के बाद आज़म साहब मौज़म साहब की तरफ मतवज्जा हुए थे, जिनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ शर्मिंदगी की सुर्खी थी। मगर इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहते शगुफ्ता बेगम बोल उठी। माफ़ी चाहती हूँ भाई साहब कि आयज़ा ने मेरी इतनी सख्त तरबियत के बावजूद आज मेरा और मौज़म का सर झुका दिया है, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आयज़ा जैसी बदतमीज़ और अहमक लड़की की वजह से आपका और इनका सर मज़ीद नहीं झुकने दूँगी। आप रस्म के लिए मेहमानों को बुलाएँ। आयज़ा से मैं अब खुद बात करूँगी। नहीं शगुफ्ता, मैं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं हूँ। बात ज़बरदस्ती की नहीं है भाई, उनकी खुशियों की है। जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़ईम बहुत अच्छा आइडियल लड़का है। ये तो अलफ साहब भाई की मोहब्बत है जो उन्होंने आगे बढ़कर हमसे रिश्ते की बात की, वगरना ज़ईम जैसे काबिल लड़कों के लिए तो लड़की वालों की लाइनें लगी होती हैं। आप प्लीज़ उसकी नादानी पर मत जाएँ। उसे बचपन से हर मामले में अकड़ने की आदत है। आप बिस्मिल्लाह करें प्लीज़। लेकिन अगर अजहान की तरह उसने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। वो मुतमईन थीं। आज़म साहब ठंडी सांस भरकर इस बात में सर हिला गए, जबकि आसिया बेगम और उनकी नंद मरीना ताहाल चुप सादे बैठी थी। उस रोज़ बहुत दिनों के बाद वो लाइब्रेरी आई थी। हल्की हल्की धूप में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी था। वो गाड़ी पार्क करने के बाद लाइब्रेरी के लान की तरफ आई तो पहली नज़र वहाँ पिलर से टेक लगाए बैठे संदान हसन पर पड़ी। हल्की हल्की बड़ी हुई शेप के साथ कदरे रफ फुलिये में मलबूस वो कैस का कोई जानशीन ही दिखाई दे रहा था। आयज़ा की पलकें फिर से भीगने लगीं। आयज़ा वो उससे नज़र चुराकर लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ क्रॉस कर रही थी जब वो दूर ही से उसे देखकर करीब चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? पता नहीं तुम कैसी हो? पता नहीं, उसी की टून में जवाब देते हुए उसने ज़रा सा रुख फेरा था। वो मुस्कुरा दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारा हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। चलो शायद इधर आकर बैठो, बात करते हैं। अगले ही पल बेनियाजी से उसका हाथ पकड़ते हुए वो लाइब्रेरी के लान में ले आया था। इर्द गिर्द मुख्तलिफ अनवाओ कसाम के रंगारंग फूल खिले थे। वो घास पर आयज़ा के मुकाबिल टिक गया। अब बताओ क्या बात है? कितने दिन हो गए लाइब्रेरी भी नहीं आ रही तुम? नंबर भी मुसलसल बंद है। सब ठीक तो है ना? हाँ बस मैं मसरूफ़ थी। उसकी आंखों में देख रहा था। आयज़ा की पलकें लरज़ने लगीं। मसरूफ़ियत तुम्हें मुझसे गाफिल नहीं कर सकती। जो असल बात है वो बताओ प्लीज़। असल बात भी यही है कि मैं मसरूफ़ थी बस। कैसी मसरूफ़ियत? उसके चिढ़ने पर उसने नरमी से उसका हाथ थामा तो आयज़ा की पलक आंखों से आंसू निकल आए। घर वाले मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। वॉट? संदान की समातों पर जैसे बम फट पड़ा था। हाँ, एक कतई देहाती अनपढ़ जाहिल खेतों में हल चलाने वाले पेंडू किसान से, जो पास आकर बैठे तो उसके पसीने की बदबू से बुकाई आने लगे, जिसे सिवाय बच्चों की लाइन लगाने के दूसरी किसी बात का पता ना हो, और 50-60 अफराद पर मुश्तमिल उसका कुंबा, जिसकी रोटियां पकाते पकाते बंदा वहीं चूल्हे पर गिरकर बेहोश हो जाए। उस शख्स के साथ मेरे घर वाले जानबूझकर मेरा नसीब फोड़ रहे हैं और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। वो रो रही थी। संदान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। क्यों नहीं कर पा रही? तुम अच्छी तरह जानती हो आयज़ा कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ? मैं आज ही तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। नहीं, मुझे अपने घर वालों के हाथों तुम्हारी बेइज्जती करवाने का कोई शौक़ नहीं। यार भाड़ में गई मेरी बेइज्जती। वो उठाकर सड़क पर भी फेंक दे तब भी मैं उफ़ नहीं करूँगा। तुम जानती हो जितना मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूँ।
हाँ, मगर फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। मैं अपने घर वालों को ये तासुर नहीं देना चाहती कि तुम्हारी वजह से इनकार कर रही हूँ। ठीक है, मगर ये याद रखना, मेरे ज़िंदा होते हुए मेरे सामने तुम किसी और की कभी नहीं हो सकती, चाहे वो रियासत का वज़ीर ही क्यों ना हो। जानती हूँ, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, अब सेल ऑफ नहीं रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ आयज़ा। इस बार उसने अपना मजबूत हाथ आयज़ा के सर्द हाथ पर धर दिया था। वो पलकें उठाते हुए आहिस्ता से मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है संदान, चाहे कितना ही कठिन वक्त क्यों ना हो, हमारा साथ कभी नहीं छूट सकता, इंशाअल्लाह। चलो अब अच्छा सा लंच करते हैं, पूरे 3 दिन से पेट के साथ दुश्मनी कर रखी है। हाँ चलो। बिना किसी हिचकिचाहट के हमेशा की तरह वो फौरी राज़ी हो गई थी। संदान ने एक नज़र कलाई पर बंदी रिस्ट वॉच पर डाली, फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मौसम बेहद खुशगवार हो रहा था। ज़ईम वो अभी जीप स्टार्ट कर ही रहा था कि कलीम भाई की आवाज़ ने उसे रोक लिया। सूरज दिन भर की तमादत के बाद अपनी थकी हारी किरणें समेटता उफ़क़ के उस पार ग़ुरूब हो रहा था। कलीम भाई अपनी गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ आए। शहर जा रहे हो? जी भाई। क्यों, खैरियत? आहो खैरियत ही है। मोसाद अपने ननियाल जाने की ज़िद कर रहा है, उसे उधर छोड़ देना उसकी नानों की तरफ। चलो ठीक है, वापस कब लाना है? वापसी अभी 3-4 रोज़ बाद करा लेंगे, तुम बस छोड़ कर आ जाना। जी ठीक है, भेज दें। वो जल्दी में था। मुलाजम भाग कर 4 साला साद को ले आया। ज़ईम उसका फेवरेट चाचू था और ख़ुद ज़ईम की भी जान थी उसमें। तभी उसे ढेर सारा प्यार करके अपने बराबर बिठाने के बाद उसने फौरी जीप स्टार्ट की थी। शहर में एक मुकदमे की पेशी और दीगर छोटे मोटे कामों को निपटाने के बाद वो खाना खाने के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आया था, जब बिल्कुल अचानक उसकी नज़र संदान हसन के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाती आयज़ा मलक पर जा पड़ी। ब्लैक शेफोन की खूबसूरत सूट में मलबूस वो बिना दुपट्टे की परवाह किए खासी रग़बत से खाना खाने में मसरूफ़ थी। ज़ईम का खून उसकी रगों में जैसे आग बनकर दौड़ने लगा। आस्तीनों से छलकते आयज़ा के दूधिया बाजू और शाने पर बिखरी सुनहरी जुल्फ़ों ने उसका दिल जैसे सुलगता हुआ अंगारा बना डाला था। उसका दिल चाहा वो अभी आगे बढ़कर उसके चेहरे पर 3-4 थप्पड़ रसीद कर दे, मगर फिर कुछ सोचकर उन्हीं कदमों से वापस पलट गया। उस रोज़ एक लम्हे के लिए भी उसके दिल को करार नहीं आया था। सारी रात भी रत जगह की नज़र हो गई थी। अगली सुबह खासी देर से उसकी आंख खुली तो ताबिंदा और आफ्ताबो उसी के बेदार होने का इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहो। वो अभी कच्ची नींद में था। एक पल के लिए आंखों से बाजू हटाते हुए उसने ताबो को देखा, फिर साइड पे पड़ा तकिया उठाकर आंखों पर रख लिया। तभी वो ममनाई थी। वो छोटे चौधरी जी, वो आपको बड़े चौधरी साहब बुला रहे हैं। सईम का दिल बिस्तर छोड़ने को नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी ताबो की इत्ला पर मजबूरन उसे बिस्तर छोड़ना पड़ा। फ्रेश होने के बाद वो हाल कमरे में आया तो वहाँ अलव साया साहब के साथ उसकी माँ फ़रत बीबी भी मौजूद थी। वो दोनों को अदब से सलाम करता वहीं फ़रत बीबी के करीब बैठ गया। आपने बुलाया बाबा? हाँ, तेरी माँ शहर जा रही है तेरा रिश्ता पक्का करने। अगर कोई इतराज़ है तो अभी बता दे, बाद में मैंने कोई बात नहीं सुननी। वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। नहीं बाबा, एतराज़ किस बात का? आपको वो लड़की पसंद है तो बस मुझे भी पसंद है। शाबाश, मुझे यकीन था मेरे बेटे का यही जवाब होगा। उसके जवाब से जो चमक अलव साया साहब के चेहरे पर बिखरी थी, उस चमक के आगे उसकी सारी जलन मान पड़ गई थी। फ़रत बीबी और अलव साया साहब उसी रोज़ शहर के लिए रवाना हो गए थे। ज़ईम के घर वाले मंगनी की रस्म के लिए आ गए थे। वो पिंजरे में कैद चिड़िया की मांद बेहद मुस्तरद टैर्स पर इधर से उधर चक्कर लगाती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस अचानक पड़ने वाली आफताब से कैसे छुटकारा हासिल करे। अलीना उसे तैयार होने का कह गई थी, मगर उसका दिल चाह रहा था कि वो खुद को आग लगा ले। सुबह से उसने अपना सेल भी ऑफ कर रखा था। तकरीबन पौने घंटे बाद शगुफ्ता बेगम खुद उठकर उसके पास ऊपर टैर्स पर आई थी। आयजा, उनकी पुकार पर फौरन उसने आंसू साफ किए थे। जी अम्मी, ज़ईम के घर वाले आए हुए हैं। क्या अलीना ने नहीं बताया तुम्हें? वो करीब आ गई थी। अरीजा नजर चुरा गई। बताया था, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। मैं इस वक्त यहाँ तुमसे कोई फजूल बात सुनने या बहस करने के लिए नहीं आई। अम्मी प्लीज, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेहतर होगा आयजा कि तुम इज्जत और शराफत के साथ इसी वक्त नीचे चली आओ। अम्मी प्लीज, आप एक बार मेरी बात सुन लें। आयजा, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में करना। अभी फौरन तैयार होकर नीचे चली आओ। इस बार उनका लहजा सख्त था। वो आंसू पोंछ कर रह गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो बेहद शिकस्ता हाल में कमरे में आई, जहां उस वक्त घर के बाकी सब अफराद बराजमान थे। अस्सलाम वालेकुम। बमुश्किल एक नज़र अलव साया साहब और उनकी बेगम पर डालने के बाद
वो आगे आई थी। फरहत बेबी उसे देखते ही जैसे निहाल हो गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी, अल्लाह नजरे बद से महफूज रखे, आमीन। उसका हाथ पकड़कर उन्होंने फौरन उसे अपने करीब बैठा लिया था। तभी शगुफ्ता बेगम बोली थी, आपका बेटा भी तो बहुत प्यारा है भाभी। अलफ सैयद साहब उनकी बात पर खुलकर हंसे थे। अब हमारा कहाँ रहा, अब तो वो आपका बेटा बन गया है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आसिया बेगम ने फौरन उनकी तायद की थी। आयशा अपने अंदर उठने वाले गुस्से के उबाल को रोकने की कोशिश करती रही। वैसे होता कहाँ है वो आजकल, काफी दिनों से शहर में नहीं देखा। अगले ही पल आजम साहब ने पूछा था। मरीना बेगम किचन में मसरूफ उनकी गुफ्तगू सुनती रही। होना कहाँ है यार, सारा दिन जमीनों पर मसरूफ होता है। आजकल तो शिकार का शौक भी पाल लिया है उसने। चलो जी, इसी की कसर रह गई थी। अलफ सैयद साहब की इतला पर दिल ही दिल में उसने दांत पीसे थे। तभी मौजम साहब बोल उठे, माशाल्लाह बहुत मेहनती और ज़हीन बच्चा है आपका। हमारी खुशबख्ती है कि आपने हमारी बेटी को अपने बच्चे के काबिल समझा। उन्हा मेरे तो जैसे थानों में फोटो लगे हैं। जलकर सोचते हुए उसने पहलू बदल लिया था। तभी फरहत बीबी मुस्कुराई थी। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब, माशाल्लाह आपकी बेटी भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब हमें अंगूठी पहना देनी चाहिए फरहत, वरना ये ना हो कि ये बेईमान बंदा फिर से अपनी जुबान से मुकर जाए। अलफ सैयद साहब ने उनकी तायद करते हुए आजम अलक साहब को छेड़ा था, जिस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अगले 5 मिनट में फरहत बीबी ने बेहद मोहब्बत से उसे गोल्ड की गुट्ठी पहनाकर उसकी पेशानी चूम ली। अल्लाह नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। वो सरापा मोहब्बत खातून थी। आयजा को उनके प्यार से उलझन सी होने लगी। उसे उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले 20 मिनट में सब खाने के लिए उठ गए तो वो फौरन अपने कमरे में चली आई। उंगली में मौजूद अंगूठी उसे सीने पर पड़े किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रही थी। तभी सबसे पहले उसने वो रिंग उतारकर दराज में फेंकी थी। आंसू थे कि भल भल बहते ही जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले कई घंटों तक उसने खुद को कमरे में कैद रखा था। ज़ईम के घर वाले उसी रात गांव वापस रवाना हो गए थे, मगर उसने दोबारा कमरे से निकलकर उन्हें अपनी शक्ल भी दिखाना गवारा नहीं किया। काफी देर रोककर दिल की भड़ास निकालने के बाद उसने सेल ऑफ करके संदान को कॉल मिलाई थी। वो उसके लिए इतना परेशान था कि पहली बेल पर ही उसकी कॉल रिसीव कर ली। आयजा बेताबी उसके लहजे से आया थी। आयजा के आंसुओं में शिद्दत आ गई। कहाँ थी यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। हाँ, मगर मैं बहुत डिस्टर्ब थी। क्यों, और तुम क्यों रो रही हो? तुमने अपनी अम्मी से हमारी मंगनी की बात की। उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए उसने अपना सवाल दाग दिया था। वो मजीद परेशान हो गया। हाँ की थी, वो कल आ रही हैं तुम्हारे घर। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, ज़ईम के घर वाले रिंग पहना गए हैं मुझे। ओ नो, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, संदान कल बात होगी। बिना संदान के इस्तराब की परवाह किए अगले ही पल उसने कॉल ड्रॉप कर दी थी। वो तड़प कर रह गया। उस रात दोनों की आंखों से ही नींद कोसों दूर रही थी। अगली सुबह वो कमरे से बाहर निकल आई। शगुफ्ता बेगम मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी। वो लाउंज में उनके पास आ बैठी। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, उसके झुके सर और झुकी हुई और सूजी हुई आंखों को देखते हुए मसरूफ अंदाज में उन्होंने कहा था। वो वहीं बैठ गई। मरीना बेगम और आसिया बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने उन्हें बताने का फैसला किया। अम्मी, एक लड़का है, संदान यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता रहा है। उसकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, फिर इसी शहर के रहने वाले हैं। उनकी अम्मी कल आ रही हैं रिश्ते के लिए। किसके रिश्ते के लिए? इस बार वो चौंकी थी। आयजा को अपनी सांसें सीने में फंसती हुई महसूस हुई। वो मेरे रिश्ते के लिए? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अभी कल तो मंगनी हुई है तुम्हारी। मैं इस मंगनी को नहीं मानती अम्मी, ना वो पेंडू शख्स मुझे कबूल है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे बाप और ताया को पता चल गया तो हलक से जुबान खींच लेंगे। क्यों खींच लेंगे? अपने बेटों की जुबानें खींचे पहले, जो शादीशुदा होने के बावजूद इधर उधर मुंह मारने से बाज नहीं आते। चट्टाख। इससे पहले कि वो मजीद बदतमीजी करते, शगुफ्ता बेगम के थप्पड़ ने उसकी जुबान को ब्रेक लगा दी। किचन के दरवाजे में खड़ी अलीना का दिल शगुफ्ता बेगम गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ उसे कह रही थी, मुझे उस ज़बान की तलखी मत दिखाओ जिस ज़बान से मैंने तुम्हें बोलना सिखाया है। जहाँ तक रेयान और अलीना की बात है तो वो उनका पर्सनल मामला है। तुम्हें यह किसने दिया कि तुम उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाओ? अगर मुझे किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं है तो कोई मेरी ज़िंदगी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं आयज़ा हूँ, अलीना नहीं, जो चुपचाप खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दूँगी। वो खुदसर और बागी थी। तभी बदतमीज़ी से चिल्लाकर कहते हुए फ़ौरन वहाँ से चली गई थी। शगुफ्ता बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। रेयान, जो एक ज़रूरी फ़ाइल लेने घर आया था, बिना लिए उन्हीं कदमों से वापस पलट गया था।
उस रोज़ शाम में संदान की माँ और उसकी बहन उनके रिश्ते के लिए घर चली आई थीं। शगुफ्ता बेगम का मूड पहले ही बेहद ख़राब था। वो नहीं चाहती थी कि आयज़ा का बाग़याना रवैया घर के किसी मर्द के इल्म में आए, लिहाजा उन्होंने खुद ही सहूलत से उन्हें इनकार कर दिया था। संदान आयज़ा जानती थी कि वो ऐसा ही करेंगी। तभी जब संदान की कॉल आई और उसने उन्हें बताया कि शगुफ्ता बेगम ने इनकार कर दिया है तो वो सुलग उठी। मैं जानती थी कि वो ऐसा ही करेंगी। बहुत बेहिस किस्म की खातून है मेरी माँ, मगर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मर जाऊँगी मगर उस पेंडू से शादी नहीं करूँगी। वो गुस्से में बोली थी। संदान परेशान हो गया। मुझे भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करनी आयज़ा। बताओ मैं अब क्या करूँ। तुम्हारी अम्मी, वो भी परेशान था। आयज़ा ने लब काट लिए। तुम्हारी अम्मी क्या कहती हैं? उन्होंने क्या कहना है, वो तो जब से आई हैं चुप हैं। सिर्फ मेरी खुशी के लिए वो तुम्हारे घर आई हैं, मगर आफ्टर ऑल मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मगर वो अब मुझे तुमसे दूर रहने के लिए फ़ोर्स कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने ज़हन से निकाल दूँ। क्यों? क्योंकि यार उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। तुम्हारी अम्मी ने उन्हें बहुत रूखे लहजे में जवाब दिया है, चाय पानी तक का नहीं पूछा। तो वो और क्या कहेंगी? ओके, तो फिर अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा हर कदम। जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। तो ठीक है, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो संदान। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। अच्छा हूँ तो तुम मिली हो, वगरना तुमने कहाँ मिलना था मुझे। खैर, अब तुमने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अगले ही पल जज़्ब से कहते हुए उसने कॉल काट दी थी। ज़ईम के घर वालों को शादी की जल्दी थी, लिहाजा आनन फानन तारीख भी तय हो गई। आयज़ा को लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ कर ज़िबा कर दिया हो। उसकी शादी में सिर्फ 15 दिन थे, लिहाजा उसे जो भी करना था जल्दी करना था। उस रोज़ सुबह ही उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। शाम से रात तक वो बहुत बेचैन रही थी। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो उसने संदान की कॉल पिक कर ली। जी संदान, मैं तैयार हूँ। ओके, मैं 15 मिनट में गाड़ी निकाल के तुम्हारे घर के करीब पहुँच रहा हूँ। किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी मत करना। जो भी चीज़ लेनी है वहाँ से फ़ौरन ले लो, अभी बैग में रख लो, क्योंकि हमारे पास इसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं होगा। ठीक है, ओके बाय। उसके हामी भरते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। आयज़ा सेल हाथ में पकड़े कितनी देर बेड पर बैठी सोचों में खोई रही। वो जानती थी कि जो कदम वो इस वक्त उठाने जा रही थी वो गलत है, मगर ये भी दुरुस्त था कि उस घर में अब उसकी सांसें घुटने लगी थीं। घर की उस चार दीवारी में वो किसी ऐसे परिंदे की मान फड़फड़ा रही थी जिसे पिंजरे में कैद करके ज़िबा करने का उज़्न दिया जा चुका हो। रात के तकरीबन 12:30 हो रहे थे जब संदान ने उसके नंबर पर दोबारा कॉल की। आ जाओ आयशा, मैं पहुंच गया हूं इधर। ओके, मुख्तसर लहजे में कहते हुए उसने उसकी कॉल काट दी थी। कदम मन बन के भारी हो रहे थे। शगुफ्ता बेगम और अलीना के कमरे के सामने से गुजरते हुए उसकी आंखें डुबडुबाई थीं, मगर फिर दिल मजबूत करके सख्ती से अपना बैग दबोचे वो ब्रोनी गेट को खोल कर बाहर निकल गई। संदान की गाड़ी कदरे फासले पर खड़ी थी। वो एक आखिरी नज़र अपने घर की इमारत पर डालते हुए सुस्त कदमों से आगे बढ़ गई थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस खूबसूरत कहानी का दूसरा हिस्सा कुछ ही घंटों के बाद इसी चैनल पर दोबारा पेश किया जाएगा। ये नावल आपको कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। शुक्रिया।